हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। आज मैं जो टॉपिक करने वाला हूं वो है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म्स। तो आपके पास लिख रहा हूं मैं अभी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। प्लीज डू रिमेंबर कि अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? ओनली एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, मीन्स टू से आपके पास यहाँ पे लीनियर चेन जो एल्काइल हैलाइड्स हैं उसके केस में मैंने अभी बात करनी है आपके पास किसकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म। ठीक है, एल्काइल हैलाइड को अगर मैं बात करूं तो एल्काइल हैलाइड लिखा जाता है आर एक्स से। आपको पता होगा आर इज रिप्रेजेंटिंग हेयर एल्काइल ग्रुप and halogen X is representing here halogen. X is representing here halogen. अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ Rx को तो आपको पता है कि Rx मतलब जैसे कि CH3Br, ये कोई एग्जांपल मैंने कॉमन एग्जांपल ले लिया। अगर मैं बात करूं तो Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अगर आपके पास कभी ऐसी कंडीशन आती है तो Br पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे जो कार्बन पे चार्ज होगा क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो मीन्स टू से अब आपके पास एक यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। देयर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। एंड सेकेंड जहां पे आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन है, मोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू ब्रोमीन हेयर। अब मैं आपके पास अगर नेक्स्ट चलता हूं इसमें तो एक सिंपल सी रिएक्शन लिखता हूं जिसमें आपके पास क्या हो रहा है? इस हेलोजन को या इस ब्रोमीन को हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने ये ले लिया आर एक्स ले लिया, प्लस क्या ले लेता हूं? कोई वाई नेगेटिव ले लेता हूं, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाता है? यहाँ पे आर वाई प्लस क्या बन जाता है? एक्स नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आर पे जो चार्ज था वो क्या था? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे एक्स पे चार्ज क्या था? पार्शियल नेगेटिव। और ये जो आपके पास वाई नेगेटिव है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? आर को या कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और एक्स जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ ले रहा है? अपनी तरफ ले रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? दिस इज न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। मीन्स टू से जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब कि जिसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, वो किसके क्लोज जाना पसंद करता है? जो कि पॉजिटिव चार्ज के क्लोज जाना पसंद करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो अब आपके पास ये जो मैंने आपके रिएक्शन लिखी है ये बेसिकली दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, मतलब कि इसके लिए दो प्रपोज्ड मैकेनिज्म हमारे पास दिए गए हैं। फर्स्ट आपके पास जो मैकेनिज्म है दिस इज SN1, या जिसको हम कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड सेकेंड SN2, that is bimolecular nucleophilic substitution। nucleophilic substitution, प्लीज डू रिमेंबर, जब भी हम SN1 को लिखते हैं तो कैसे लिखते हो आप? S कैपिटल लिखेंगे, N थोड़ा नीचे लिखेंगे कैपिटल, और N के ऊपर ठीक है 1 लिखेंगे। और SN2 को लिखेंगे तो फिर से S कैपिटल, N थोड़ा बेस में, और नाइट्रोजन जो N दैट इज स्टैंडिंग फॉर न्यूक्लियोफाइल, ये आपके पास कहाँ पे आएगा? इसके ऊपर कहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, ये आपके पास पावर्स आएंगे। ठीक है, S इज रिप्रेजेंटिंग हेयर सब्स्टिट्यूशन, S stand for substitution,
N stands for nucleophilic. 1 stands for, आपके पास जो 1 है वो क्या स्टैंड करता है आपके पास, दिस इज फॉर यूनिमोलिक्यूलर, दिस इज फॉर यूनिमोलिक्यूलर। और अब आपके पास यहाँ पे 2 इज, तो 2 किसके लिए स्टैंड करता है, दिस इज बाई मॉलिक्यूलर के लिए, किसके लिए स्टैंड करता है, बाई मॉलिक्यूलर के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास दो तरीके से आपके पास रिएक्शन हो सकती है, दो मैकेनिज्म से रिएक्शन हो सकती है। हमने दोनों के दोनों मैकेनिज्म अभी यहाँ पे पढ़ने हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब ये होगा कि एक ही मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं जैसे कि यूनिमॉलिक्यूलर लिख लिया, तो क्या हुआ, रेट इज डिपेंडिंग अपॉन ओनली, रेट इज डिपेंडिंग, यूनि मतलब 1, यूनि मतलब क्या होता है 1, तो मीन्स टू से रेट इज डिपेंडिंग ओवर द concentration of only one of the reactant, one of the reactant। एंड बाई मॉलिक्यूलर में क्या होगा आपके पास, बाई मतलब क्या होगा 2, तो बाई मीन्स टू से क्या होता है 2। थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर देता हूं एरो को, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने किसके लिए लिखा है। मैंने लिखा है बाई के लिए लिखा था क्या 2, तो मीन्स टू से बाई के लिए आ गया अब आपके पास 2, तो मीन्स टू से यहाँ पे क्या होगा, रेट is depending upon the concentration of two reactants, ठीक है। प्लीज डू रिमेंबर, जब मैं यूनिमॉलिक्यूलर की बात करूंगा तो आपके पास यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, अपोजिट चलता है। तो आपने अगर भूल जाते हैं आप, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यूनि के अपोजिट 2 हो जाएगा। तो 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है ये, कौन सा, यूनिमॉलिक्यूलर जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है। एंड जो बाइमॉलिक्यूलर है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है, कौन सा, बाइमॉलिक्यूलर। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट जो मैकेनिज्म है दैट इज क्या, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बेसिकली ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, और अगर ये सिंगल स्टेप में होती है तो मतलब, सॉरी सिंगल नहीं, डबल स्टेप में मैंने आपको बताया था। और इसको रिप्रेजेंट करते थे हम किससे, SN1 से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल आपके पास जो जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इसको SN1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपके पास यहाँ पे इसकी रिएक्शन लिखता हूँ, तो इस रिएक्शन को लिखने के लिए मैं अभी एग्जांपल लिख लेता हूँ इसका डायरेक्टली। जैसे कि ये ले लिया मैंने CH3 कार्बन, यहाँ पे आपके पास CH3 है, और यहाँ भी आपके पास क्या है, CH3 है। साथ में मैंने क्या ले लिया, Br ले लिया, प्लस ले लिया OH नेगेटिव। आपको मैंने कहा है कि ये जो है दिस इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं इस ब्रोमीन की बात करता हूं तो ये आपके पास याद रखना है, दिस इज लीविंग ग्रुप हेयर, दिस इज लीविंग ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप है। आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट ये बनाता है वो क्या बना देता है, ये CH3 कार्बन, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे ये क्या है, CH3 है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फिर OH आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा,
Br नेगेटिव। तो ये आपके पास मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं तो इसके मैकेनिज्म का सबसे पहले हमने डिस्कशन करनी है इसकी मैकेनिज्म की। तो आपके पास इसका मैकेनिज्म जो प्रपोज्ड है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके मैकेनिज्म के जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है उसकी बात मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ। थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे हम इसको, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, पर कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, CH3 कार्बन, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3 है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है, और यहाँ पे आपके पास क्या था, Br था। तो बेसिकली इस कार्बन पे कौन सा, इस कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, कौन सा, ये जो हमने बॉन्ड बनाया है, ये कौन सा, ये जो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। कैसे ब्रेक कर सकता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले ले, अपनी तरफ ले ले, Br अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले ले, तो क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन, यहाँ पे बन जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, प्लस क्या बन जाएगा, Br नेगेटिव। मैंने आपको कहा है कि ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो आपके पास ये जो स्टेप है, दिस इज स्लो स्टेप बेसिकली हियर, दिस इज स्लो स्टेप, और ये स्टेप नंबर 1 आ गया आपके पास। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है आपके पास, ये जो CH3 है कार्बन, क्योंकि हमारे पास जो क्या बना यहाँ पे बेसिकली कार्बोकेटाइन बना है, ये क्या बन गया है, कार्बोकेटाइन, और कौन सा, टर्शरी कार्बोकेटाइन बना है। टर्शरी कार्बोकेटाइन का मतलब कि कार्बन जो कि पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा है, कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ये किसके साथ रिएक्ट कर सकता है आगे, आपके पास दूसरा जो था हमारे पास क्या था, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके, मतलब OH नेगेटिव किसको इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन पॉजिटिव को, आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था, CH3 कार्बन, यहाँ पे क्या, CH3, यहाँ भी CH3, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, OH, दिस वन। तो ये आपके पास आ गया स्टेप 2, दिस इज फास्ट स्टेप, दिस इज फास्ट स्टेप। तो ये आपके पास बेसिकली इस रिएक्शन में होता है हमारे पास, ठीक है, कि 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। तो चलिए अब इसका रेट देख लेते हैं कि रेट इस अगर मैं जो रिएक्शन लिख रहा था, तो उसमें जो रेट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपको जब मैं रेट की बात करूंगा तो आपने एक ध्यान में रखना है कि जब रेट मैं लिखता हूं तो रेट के लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो किससे आता है, रेट लॉ से आता है। तो मुझे अभी जो लिखना है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, और रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा कहां से लिखा जाता है, फ्रॉम द स्लो स्टेप। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या, जो हमारे पास एल्काइल ब्रोमाइड मैंने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूं, CH3 कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे देयर आर टोटल 3 CH3, तो मैंने यहाँ पे CH3 3 थ्राइस लिख दिया, कार्बन, और कार्बन के साथ में यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, ये। तो ये आ गया आपके पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एल्काइल हैलाइड है, तो इसको आप वैसे भी लिख सकते थे कि बेसिकली इसको रेट इक्वल टू करके क्या, K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ये जो आपके पास है, ये आपके पास रिएक्टेंट दैट इज CH3 थ्राइस कार्बन Br, या दूसरी जगह हम इसको और भी लिख सकते हैं क्या, कि एल्काइल ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम, एल्काइल ब्रोमाइड, यहाँ पे इसकी जगह क्या आ सकता था, एल्काइल ब्रोमाइड। अगर मैं देखूं तो इसकी पावर क्या है, 1, इसकी पावर भी क्या है, 1। तो इस पावर से एक बात पता चल रहा है कि ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली रेट is depending upon is depending only concentration of, क्या है, concentration of what, the alkyl halide। जो अल्काइल हैलाइड है उसी की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है, इसके अलावा नहीं। मतलब जो हमने OH नेगेटिव बेस लिया है
उसकी जो स्ट्रेंथ है या आपके पास कंसंट्रेशन है वो इस रेट ऑफ रिएक्शन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी। तो यही आपके पास क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और अगर मैं इसमें बात करूं तो अब हमने देखनी है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो नेक्स्ट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है अब मैंने इसकी, इंपॉर्टेंट है और इसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है कि बेसिकली आपको ये टॉपिक आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूंगा कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मुझे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए पहले हम इस कार्बोकेटाइन को ढंग से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से बना है, मतलब यहाँ पे CH3 होगा। आपको पता है कि ये आपके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इस टाइम, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन इस टाइम आएगी दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या आएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। और यहाँ पे जो चार्ज आएगा इसके ऊपर वो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और एक आपके पास ऑर्बिटल इसकी वेकेंट बचेगी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ऑर्बिटल वेकेंट बच जाएगी, ठीक है। तो अगर इसमें अगर ऑर्बिटल वेकेंट है तो मीन्स टू से अब Br इसके ऊपर अटैक कर सकता है, सॉरी OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर सकता है। देखिए OH नेगेटिव जो है वो यहां से भी अटैक कर सकता है और यहां से भी अटैक कर सकता है, ठीक है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, क्योंकि दोनों की दोनों साइड्स इसकी क्या है, ओपन है। और मतलब यहाँ पे दोनों की तरफ से अटैक हो सकता है। तो मीन्स टू से अगर मुझे यहाँ पे देखूं मैं यहाँ पे, तो 50% चांसेस हैं इसके कि क्या ये इस तरफ से अटैक करे, और यहाँ पे 50% चांसेस है इसकी दूसरी तरफ से अटैक करे। अगर ऐसा होता है तो आपके पास जो कन्फिगरेशन है, अगर वो आपके पास आइसोमेरिक फॉर्म है, स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म है, तो उसमें जो आपके पास कन्फिगरेशन है वो क्या हो जाएगा, 50% वो क्या बन जाएगा, 50% वहां पे क्या रह जाएगी, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, रिटेंशन 50% क्या रह जाएगी वहां पे, रिटेंशन। यहाँ पे इस तरफ से अगर अटैक रहता है, एक काम करता हूं मैं इसको दूसरी तरफ लिखता हूं ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि मैं रिटेंशन लिख रहा हूं तो रिटेंशन दूसरी तरफ लिखता हूं, क्योंकि मेरे पास जो है इस तरफ से अगर ये इस तरफ से अटैक करेगा, देखिए यहाँ पे Br है तो Br के ठीक अपोजिट में जा रहा है, तो 50% इन्वर्जन यहाँ पे आ रहा है अपोजिट साइड से। और अगर यहाँ पे दूसरी तरफ से बता रहा हूं तो यहाँ पे 50% क्या आ रहा है, ये रिटेंशन रह रही है। देखिए देखिए बोलने का मतलब ये कुछ इस तरीके से कह रहा हूं कि यहाँ पे CH3 बन गया, ये CH3 है, और यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर OH। तो आप नोटिस करेंगे इस ये जो OH आया है वो उसी पोजीशन की तरफ आया जहां पे Br था, और यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे मतलब क्या होगी, रिटेंशन। जो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, रिटेंशन फॉर्म में रहेगी, रिटेंशन हो गई, ठीक है। अगर दूसरा मैं बात करता हूं यहाँ पे इन्वर्जन में, तो इन्वर्जन में क्या होगा, CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज OH। तो मिस्टर से देखिए OH यहाँ पे कहाँ चला गया, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है तो यहाँ पे क्या होगी, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब अपोजिट साइड में चला गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, इन्वर्जन। तो अगर आपके पास कभी भी SN1 रिएक्शन की बात करें, अगर आपको क्वेश्चन कभी भी आता है, अगर आपके पास SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें आपके पास क्या होगी, 50% रिटेंशन रहेगी एंड 50% क्या रहेगी, इन्वर्जन रहेगी। मीन्स टू से अगर आपके पास कभी भी ऐसा होगा तो उसके पास क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा उसमें, एक रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो रिटेंशन और इन्वर्जन बनी क्या 50%, और उसमें क्या बन गया, रेसिमिक मिक्सचर बन गया, ठीक है। अच्छा, मतलब आपके पास समझ लीजिए कि 50% इन्वर्जन तो मतलब R फॉर्म एक बन गई तो दूसरी S बनेगी, दोनों एक दूसरे की क्या करेंगे, ओवरऑल रोटेशन को कैंसिल करेंगे, तो मतलब ओवरऑल जो सॉल्यूशन बनेगा या कंपाउंड बनेगा आपके पास वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली क्या बन जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अब देखिए, जब मैं आपके पास ये कह रहा हूं कि आपके पास 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन की बात कर रहा हूं,
तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपके पास कि ऐसा नहीं होता कि ये रेशो क्या रहेगा 50-50% का ही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि वहां पे जो रेशो है ये आके आज चला जाए इन्वर्जन जो परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है जो परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन है वो 50 to 70% तक इंक्रीज कर जाती है। कुछ एक में तो आपके पास यहाँ पे रेसिमाइजेशन हो जाती है, मतलब 50% इन्वर्जन है या 50% मतलब रिटेंशन रहेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें आपके पास, अगर मैं बोल रहा हूं तो 30% मेरे पास रिटेंशन रहेगी और आपके पास 70% क्या रहेगी, इन्वर्जन। चलिए इसको स्टडी कर लेते हैं कि 30% और 70% में जो रेशियो है वो क्यों यहाँ पे आता है। तो जो आपके पास यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कि आपके पास जो रेशियो था जो 50% बनना था, वो सबसे पहले मतलब आपके पास जहाँ पे रेशियो 50-50% बनना था वहां पे क्या, वहां पे 30-70% तक का बन गया। मतलब कि वहां पे क्या बन गई, इनकम्प्लीट रेसिमाइजेशन हो गई वहां पे। ठीक है, क्या बन गई वहां पे, इनकम्प्लीट रेसिमाइजेशन, या आप ऐसे बोल सकते हैं पार्शियल रेसिमाइजेशन, पार्शियल रेसिमाइजेशन। और प्लीज डू रिमेंबर, अभी आपके पास पहले तो आपके पास अगर मैं नोटिस करूंगा 50-50% में था, तो आपके पास वहां पे क्या था, कंप्लीट रेसिमाइजेशन थी आपके पास। क्या थी वहां पे, कंप्लीट रेसिमाइजेशन थी। ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे जो रेशियो है 30-70 या 40-60, 40% रिटेंशन रह रही है और 60% आपके पास क्या रह रही है, इन्वर्जन रह रही है। ठीक है, तो इन दैट केस आपके पास हम बोलेंगे कि आपके पास वहां पे क्या हुआ, इनकम्प्लीट रेसिमाइजेशन हो गई। तो ये सबसे पहले जो बताया गया था, समझाया गया था, वो किसने बताया था इसको, इसको बताया था सॉल विंस्टेन ने। सॉल विंस्टेन ने इसको एक्सप्लेन किया था सबसे पहले, और उन्होंने बताया था कि बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है वो आपके पास डायरेक्ट नहीं होती, ये किसके थ्रू होती है, इंटीमेट आयन पेयर रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। इंटीमेट आयन पेयर रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। अब आपके पास ये इंटीमेट आयन पेयर क्या है वो आपको मैं बता देता हूं क्या होता है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, जो आपके पास यहाँ पे CH3 थ्राइस कार्बन Br लिया था, उसको मैं लिखूंगा अभी RX से। किससे लिखूंगा, डायरेक्टली RX से, मतलब CH3 जो कार्बन है उसको R ले लिया है और Br को ले लिया X। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास एट फर्स्ट क्या होता है, ये जो RX है ये डिसोशिएट करता है, तो ये अभी आपके पास क्या है, अनडिसोशिएटेड फॉर्म में है, अनडिसोशिएटेड फॉर्म में है। अब आपके पास यहाँ पे ये जो जब ये ब्रेक करता है तो क्या बन जाता है, यहाँ पे R पॉजिटिव बन जाता है और क्या बन जाता है, X नेगेटिव। मीन्स टू से अभी आपके पास ये ब्रेक तो कर गया है, लेकिन अभी भी X नेगेटिव की इंटरेक्शन है किसके साथ, जो एल्काइल ग्रुप है उसके साथ। तो इसी जो पेयर, ये जो पेयर बना इसी को बोलते हैं इंटीमेट आयन पेयर, इसी को हम कहते हैं इंटीमेट आयन पेयर। अब आपके पास यहाँ पे ये जो इंटीमेट आयन पेयर है ये सॉल्वेंट के थ्रू सेपरेट हो सकता है। तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि ये R पॉजिटिव हो और आपके पास यहाँ पे X नेगेटिव हो और इसके अराउंड क्या हो, सॉल्वेंट्स मॉलिक्यूल्स हो, बट इसकी फिर भी इंटरेक्शन हो किसके साथ, R के साथ इसकी अभी भी इंटरेक्शन हो। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, सॉल्वेंट सेपरेटेड लिख रहा हूं मैं, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर, ये तो मैं लिख दिया सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। अब आपके पास ये जो प्रोडक्ट है, मतलब जो आपके पास आर जो सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर बना है, ये आपके पास कंप्लीटली डिसोशिएटेड फॉर्म में भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, जा सकता है। तो आर पॉजिटिव और यहाँ पे क्या एक्स नेगेटिव, नो इंटरेक्शन, बट क्या सॉल्वेंट ने इसको क्या किया हुआ है, सेपरेट करके रखा है, दूर लेके गया है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, ये डिसोशिएटेड आयन है, क्या है ये, डिसोशिएटेड आयन है।
तो बेसिकली अगर आपके पास कभी भी रिएक्शन में क्या बनता है, ये जो डिसोशिएटेड आयन है क्या बनता है यहाँ पे, ये वाला जो आपके पास डिसोशिएटेड आयन है यहाँ पे, ये जो दिखा रहा हूं मैं आपको, अगर ये बनता है तो आपके पास क्या बनेगी, मतलब सिर्फ यही बनता है तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे, कंप्लीट रेसिमाइजेशन होगी, क्योंकि अब आपके पास R पॉजिटिव दोनों तरफ से वेकेंट है, मतलब ओपन है, और आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपके पास 50% इन्वर्जन रहेगी और 50% क्या रहेगी, रिटेंशन रहेगी, अगर आपके पास यहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर आप इन दोनों में देखें, आप ये जो आपके पास अदर कंडीशंस मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, एक आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, जहां पे इंटीमेट आयन पेयर है, और दूसरी आपके पास यहाँ पे देखिए, इन दोनों में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे अभी भी आपके पास सेपरेशन नहीं है, मीन्स टू से अगर मैं यहाँ पे OH नेगेटिव की बात करता हूं तो वो आपके पास बैक साइड अटैक ही ज्यादा फेवरेबल रहेगा, क्यों, क्योंकि X नेगेटिव अभी भी इस साइड को क्या करके रखा है, ब्लॉक करके रखा है, मतलब आपके पास इस तरीके से था आपके पास वो स्ट्रक्चर इस तरीके से, और यहाँ पे आपके पास X नेगेटिव अभी है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर इन दोनों की इंटरेक्शन है अभी भी, ठीक है, तो यहाँ पे OH नेगेटिव क्या करेगा, इस डायरेक्शन से क्या करेगा, फिर फेवरेबली अटैक करेगा, और इसीलिए आपके पास फिर यहाँ पे मोर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि 50% तो बन ही रहा था, अब आपके पास उससे ज्यादा बनना शुरू हुआ, क्योंकि अपोजिट बैक साइड से भी अब आपके पास मोर फेवरेबली क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपके पास 50-50% बनना था, वो इंटीमेट आयन पेयर बनने की वजह से आपके पास मोर जो है वो किसकी बन जाती है, कंसंट्रेशन, दैट इज इन्वर्जन जो है वो ग्रेटर कंसंट्रेशन में बन जाता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो है मोर कंसंट्रेशन में बन जाता है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा जो प्रेस्पेक्टिव फार्मूलेज हैं, प्रेस्पेक्टिव फार्मूला है या वेज एंड डैश इसको हम कहते हैं, एंड फिशर प्रोजेक्शन जो है, फिशर प्रोजेक्शन जो है उसके थ्रू आपको ये मैं बता देता हूं कि क्या करना है आपने, अगर आपके पास कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की फॉर्म में पूछा जाए क्वेश्चन फिशर प्रोजेक्शन की फॉर्म में। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपके पास एक कंपाउंड ले लूंगा, तो एक कंपाउंड लूंगा, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लूंगा, ठीक है, तो आपके पास अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले रहा हूं तो ये कार्बन मैंने ले लिया, ठीक है, और इस कार्बन पे आपके पास इथाइल ग्रुप यहाँ पे लिख दिया, देखिए CH2, और यहाँ पे क्या लिख दिया, CH3 यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आपके पास CH3, प्लीज रिमेंबर एक बात ध्यान रखनी है आपने, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपके पास यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, Br लिख रहा हूँ, ये Br, और ये आपके पास बिलो द प्लेन हाइड्रोजन मैंने लिख लिया अभी आपके पास, यहाँ मैंने Br लिखा है, और ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, ठीक है। एक बात याद रखनी है आपने, जो आपके पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपके पास, देखिए ये आपके पास जो है वो इनसाइड द प्लेन है, वो क्या है, इनसाइड द प्लेन है, तो आप क्या करेंगे, इनके बीच में, देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई कुछ भी नहीं लिखना है, अगर आप इनके बीच में कुछ लिखेंगे तो फॉर्मूला आपका लिखने का तरीका गलत हो जाएगा, ठीक है, तो कोशिश करनी है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना लिखा जाए, ठीक है। अब आपके पास जब ये रिएक्शन होती है तो ये किसके प्रेजेंस में बता रहा हूं मैं, वाटर में अगर इस रिएक्शन को करवा रहा हूं अगर, तो आपके पास यहाँ पे SN1 रिएक्शन के थ्रू ये रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, चलेगी रिएक्शन, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये आपके पास हमेशा हो सकता है डाउट रहे, तो आपने क्या करना है, अगर नोटिस कीजिए यहाँ पे, इस पे अगर बात करूं तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर 1, इसको देंगे प्रेफरेंस नंबर 2, इसको देंगे 3, तो अगर आप नोटिस करेंगे ये अगर मैं नंबरिंग घुमाऊं इसकी, तो इस तरीके से आपके पास एक साइकिल बन सकती है नंबरिंग की, यहाँ पे 1 था आपके पास, यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे क्या था 3, तो इस तरीके से घूम सकता है, तो इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये S फॉर्म है, ठीक है, क्या है ये S, मतलब कॉन्फ़िगरेशन है ये S कॉन्फ़िगरेशन है इस मॉलिक्यूल की, ठीक है। अब आपके पास जब ये रिएक्शन होगी तो आपको मैंने क्या बोला कि अगर SN1 से होगी तो आपके पास रिटेंशन भी रहेगी
और इन्वर्जन भी रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाता हूं तो इन्वर्टेड में क्या हो जाएगा, एस चेंजिंग इनटू एस किस में चेंज हो जाएगा, आर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक एस जो है वो एस में भी रहेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कभी ऐसा होगा तो इसका मतलब ये तो C2H5 जो आपके पास था CH2 CH3 तो एस सच रहेगा। अब आपके पास यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे आप इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन बनानी है तो उसको फ्लिप कर दीजिए। पहले तो कौन सा ये जो मॉलिक्यूल है इसको फ्लिप कर दीजिए। तो फ्लिप किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज CH3 आ गया। अब आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन तो आपको क्या बताना है, बिलो द प्लेन ही बताना है, तो उसको तो मैं बिलो द प्लेन ही बता रहा हूं। और यहाँ पे अबव द प्लेन क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपको लग रहा है कि देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट नहीं हुई, पर ऐसा नहीं है। आपके पास यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन ये इन्वर्ट हो गई है, आपको कैसे पता चलेगा कि इन्वर्ट हुई है। देखिए मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको नंबर देता हूँ 1 क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद इसको आया 2 और इसको आया 3। तो आपके पास एक एरो आ रहा है इस तरीके से। तो मतलब अगर इस तरीके से एरो आ रहा है तो यहाँ पे था नीचे 1, यहाँ पे 2 था ऊपर, यहाँ पे था 3। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बन गई वो क्या बन गई, आर फॉर्म बन गई, ठीक है। अगर आपके पास आर फॉर्म बनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया, तो आपके पास क्या होगी, इन्वर्जन हो गई, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बन गया, इन्वर्टेड बन गया। दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन सेम रहेगा जैसे यहाँ पे था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको यहाँ पे इसकी इन्वर्टेड फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन्वर्जन हुई थी आपके पास। यहाँ पे जैसे अगर मिरर लगाओगे, कौन से इस स्ट्रक्चर में मिरर लगाओगे तो आपके पास Br जो अपोजिट चला जाएगा और इस Br पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे आपके पास मिरर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा CH3SH। और दूसरा यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन तो आपके पास बिलो द प्लेन था, वो आपके पास एच रहेगा। और अबव द प्लेन वाला जो आपके पास ब्रोमीन था वहां पे क्या आ जाएगा, अब आपके पास OH आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास OH आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब इसकी कन्फिग्रेशन HBr आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी कन्फिग्रेशन देखते हैं, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। तो इसमें कन्फिग्रेशन क्या रहेगी, S फॉर्म रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आर फॉर्म रहेगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगी, बेसिकली यहाँ पे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे क्या आ गई, इन्वर्जन आ गई। तो आपने इस तरीके से ध्यान रखना है कि रिटेंशन कैसे होगी और इन्वर्जन कैसे होगी। अब आपके पास यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर लिखी है इसको फिशर प्रोजेक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस की फॉर्म में, जैसे जहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी स्ट्रक्चर्स को लिखते हो। इसकी आपके पास वीडियो अभी आएगी अगर स्टीरियो केमिस्ट्री में, तब मैं आपके पास इसमें बता दूंगा यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे कन्वर्जन करते हैं इसकी। लेकिन अभी आपके पास यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अगर मैं नोटिस करूं यहाँ पे तो इसका सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आएगी 1, इसको आएगी 2 और इसको आएगी 3, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी आ गई, S फॉर्म आ गई। अब ये जो है बाद में जब रिएक्ट किया तो यहाँ पे देखो ये सेम यहाँ पे मतलब ये दोनों यहाँ पे इसके नीचे आना है, ठीक है, आर फॉर्म बनेगी। ये तो S फॉर्म है। तो S फॉर्म और आर फॉर्म में क्या होता है, अब आपके पास इन्वर्जन होती है तो इन्वर्जन में देखो अब Br था ना ये, तो Br के ठीक अपोजिट जाएगा। मतलब आप इसको क्या कर दीजिए, फ्लिप कर दीजिए, तो OH ये आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, CH3 आ गया। मतलब इसको इसको फ्लिप किया, Br को दूसरी तरफ चला गया, CH3 इस तरफ चला गया। ऊपर आपके पास SH है, CH2 CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, CH3। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनी ये क्या बन गया आपके पास, आर फॉर्म। और यहाँ पे क्या होगी, इन्वर्जन। यहाँ पे क्या होगी, इन्वर्जन होगी। प्लस अगर मैं बात करूं दूसरा, अब आपके पास यहाँ पे जो दूसरी स्ट्रक्चर बनी थी उसमें क्या होगा, रिटेंशन। तो Br की जगह क्या आ जाएगा फिर, OH। ये CH2 CH3 तो SH रह जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा फिर, CH3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये आ गया आपके S फॉर्म। और इसको क्या बोला मैंने, रिटेंशन। इसको क्या बोल दिया मैंने, रिटेंशन। तो ये आपके पास रिटेंशन रहेगी और इन्वर्जन इस तरीके से होगी। अगर आपके पास कभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पूछते हैं तो आप इस तरीके से इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग
the rate of SN1 reaction mechanism. थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि आपके पास ये वीडियो भी काफी बड़ी बन जाएगी, तो इसको थोड़ा जल्दी करते हैं। तो देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा। सबसे पहला फैक्टर मैं आपके पास डिस्कस कर रहा हूं, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कि आपके पास एल्काइल हैलाइड कौन सा है बेसिकली। तो यहां पे आपके पास पहले याद रखना है कि एल्काइल हैलाइड तीन तरीके के आपके पास हो सकते हैं। फर्स्ट आपके पास हो सकता है प्राइमरी, सेकेंड हो सकता है सेकेंडरी, और थर्ड हो सकता है टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करूं तो आपके पास यहाँ पे प्राइमरी ये देखिए, अब आपके पास CH3 क्या आ गया, हेलोजन आ गया। ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड। या दूसरा आपके पास इसी का एग्जांपल जो है प्राइमरी में CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ गया, हेलोजन। यहाँ पे अगर मैं सेकेंडरी की बात करता हूं तो CH3 कार्बन, ये CH3 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, हेलोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहने वाला है। अब आपके पास ये आ गया सेकेंडरी। और टर्शरी में क्या होगा, देयर आर 3 कार्बन अराउंड द कार्बन ज्वाइंट विद हेलोजन। तो मीन्स टू से यहाँ पे ये हेलोजन है, इस कार्बन के साथ, कौन सा कार्बन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आपके पास इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड हैं, 3 कार्बन अटैच्ड हैं। देखिए 1 2 3, तो इसलिए इसको बोला मैंने टर्शरी। और यहाँ पे कितने हैं इस कार्बन के साथ अटैच्ड, इसके साथ ओनली 2 हैं, 1 2, क्योंकि ये किससे अटैच्ड है, हेलोजन के साथ अटैच्ड है, उसको देखना है, इसलिए सेकेंडरी। इसके साथ कितना है, इस कार्बन के साथ, इसके साथ ओनली 1 है, तो इसको बोलूंगा प्राइमरी। और इसके साथ कोई भी नहीं है, फिर भी अब आपके पास हेलोजन है, तो इसको फिर भी मैं क्या बोलूंगा, प्राइमरी। तो ये तीन तरीके के आपके पास क्या हो सकते हैं, अल्काइल हैलाइड्स हो सकते हैं। अगर आपके पास तीन तरीके के अल्काइल हैलाइड्स कभी भी आते हैं तो रेट जो होता है वो आपके पास किसके लिए सबसे ज्यादा बेटर रहता है, जो आपके पास टर्शरी रहता है उसके केस में सबसे फास्टर आपके पास SN1 रिएक्शन होती है, ये हेलोजन। उसके बाद आपके पास सेकेंडरी आता है, तो CH3 कार्बन और यहाँ पे CH3, यहाँ भी आपके पास क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ गया, हेलोजन। उसके बाद आएगा प्राइमरी, तो प्राइमरी में आपके पास आ जाएगा CH3 CH2 हेलोजन, ये आ गया प्राइमरी दोनों। ठीक है, तो ये दोनों आ गया आपके पास प्राइमरी, ये आ गया आपके पास सेकेंडरी, और ये आ गया आपके पास टर्शरी। तो ऐसा क्यों होता है यहाँ पे कि रेट ऑफ जो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो फास्टर आपके पास SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म शो करता है। उसका रीजन क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे टर्शरी की, तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है, जो स्लो स्टेप है, वो कितने इजिली होता है। क्योंकि मैक्सिमम जो रेट है वो डिपेंड करता है फर्स्ट स्टेप पे, जो मैंने आपके पास बताया था। क्या बताया था, यही बताया था कि ये स्लो स्टेप है, और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी क्या CH3, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, प्लस क्या आ जाएगा X नेगेटिव। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास कौन सा कार्बोकेटाइन बना, टर्शरी। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल रहता है। कौन सा, टर्शरी कार्बोकेटाइन। क्यों, क्योंकि एक तो आपके पास ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल ज्यादा रहता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और दूसरा किसकी वजह से, प्लस आई इफेक्ट ऑफ जो मिथाइल ग्रुप्स हैं उसके जो प्लस आई इफेक्ट्स हैं। तो मतलब आपके पास यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये इस तरीके से, ये भी शो करेगा और ये भी शो करेगा, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा। तो मींस टू से ये जो आपके पास इंटरमीडिएट बन रहा है, कौन से वाला इंटरमीडिएट बन रहा है आपके पास, ये वाला जो इंटरमीडिएट आपके पास बन रहा है, दिस इज स्टेबल। अगर ये स्टेबल है तो इजिली रिएक्शन फटाफट यहाँ पे हो जाएगी, ये इजिली इंटरमीडिएट बना देगा। लेकिन इसके केस में, सेकेंडरी के केस में, जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि इजिली नहीं बन सकता क्योंकि वो लेस स्टेबल एज कंपेयर टू टर्शरी। और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे इसके केस में प्राइमरी बनेगा, इसके केस में भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो इसलिए अब आपके पास जो रेट है वो आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केस में फास्टर रहता है टुवर्ड्स SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, लेकिन प्राइमरी के केस में आपके पास ये बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये था आपके पास, दैट इज
फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्स्ट फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए इसमें आपने याद रखना है कि कार्बोकैटायन रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने आपके पास बताया है बेसिकली, जो आपके पास ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई उसमें क्या बताया मैंने, कार्बोकैटायन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपके पास कोई ऐसा चांस आता है जिसमें आपके पास क्या हो जाए, रीअरेंजमेंट के चांसेस बनते हो, तो आपके पास ये जो रिएक्शन है वो किसके थ्रू होगी, रीअरेंजमेंट के साथ होगी। किसके साथ होगी, रीअरेंजमेंट के साथ होगी। तो एक एग्जांपल आपको दे देता हूं कि रीअरेंजमेंट का केस आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है आपके पास यहाँ पे, देखिए एग्जांपल में मैंने क्या ले लिया, ये CH3 लिया, यहाँ कार्बन लिया, हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, CH3 आ गया, और यहाँ पे क्या है बेसिकली Br है, यहाँ पे क्या है बेसिकली Br, ठीक है। तो आपके पास क्या हो सकता है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं। देखिए अगर यहाँ पे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो अगर आपके पास मैं यहाँ पे बात करूं, एक इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं ताकि थोड़ा और इजी हो जाए मुझे इसको बताने के लिए। इस पोजीशन को मैं CH3 से रिप्रेजेंट करता हूं, इस पोजीशन को मैं CH3 से रिप्रेजेंट कर देता हूं ये। अब देखिए अगर ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्लो स्टेप बता रहा हूं आपके पास। फर्स्ट स्टेप में यहां पे ये Br निकल जाएगा बाहर, ठीक है। अगर ये बाहर निकल गया तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 कार्बन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पे प्लस क्या बन गया Br नेगेटिव। तो ये जो रिएक्शन है जो आपका स्लो स्टेप है, इसमें आपके पास कार्बोकैटायन बना है सेकेंडरी, इसमें जो कार्बोकैटायन बना है सेकेंडरी। तो ये ऐसा नहीं होगा कि अब यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा OH नेगेटिव इजिली अटैक कर देगा किस पे CH पॉजिटिव पे, नहीं। यहाँ पे फर्स्ट आपके पास क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। तो आपको मैंने यही कहा कि जब भी आपके पास कार्बोकैटायन रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपके पास आता है और उसमें रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। मतलब सेकेंडरी किस में चेंज होता है, टर्शियरी में चेंज होता है। तो रीअरेंजमेंट, तो आपके पास यहाँ पे CH3 है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा अभी इसके लिए। तो CH3 कार्बन मतलब मिथाइल शिफ्ट हुआ है, इस पे चार्ज आया पॉजिटिव, यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या आ गया CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे क्या है, अब आपके पास एक CH3 बच गया। अब ये क्या बन गया, टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो सेकेंडरी जो है कार्बोकैटायन वो किस में चेंज हुआ, पहले टर्शियरी में, और उसके बाद आपके पास जो है रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कार्बन CH3 है, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या है CH3 प्लस क्या होगा अब आपके पास OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव अब अटैक कर सकता है किस पे, इस कार्बन पे। तो आपके पास फाइनली प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3 क्या कार्बन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ गया OH और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3, यही मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। और साथ में क्या CH3। अगर आप नोटिस करेंगे ऊपर, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कौन सी पोजीशन पे, इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, ये वाली जो पोजीशन है, अगर यहाँ पे अगर OH लगता तो ये आपके पास कुछ अलग प्रोडक्ट बनता। लेकिन अभी आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो कौन सी पोजीशन पे लगा, OH इस पोजीशन पे लगा है, ठीक है। तो यही आपके पास ध्यान रखना है कि अगर रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी बनती है तो आपके पास रीअरेंजमेंट होगी, फिर आपके पास फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो अब देखेंगे हम सेकंड फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, कि लिविंग ग्रुप कौन सा है आपके पास, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपके पास मैंने बताया था कि आपके पास लिविंग ग्रुप मतलब क्या हो सकता है, आपके पास लिविंग ग्रुप जैसे कि हेलोजन में आपके पास लिविंग ग्रुप डिस्कस कर रहा हूं। तो आपके पास जैसे कि देखिए ये CH3, ये कार्बन था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 था। तो हो सकता है यहाँ पे फ्लोरीन हो, यहाँ पे आपके पास हो सकता है क्या CH3 कार्बन, CH3 और यहाँ पे क्या CH3 और यहाँ पे क्या है क्लोरीन हो,
या हो सकता है यहाँ पे क्या हो, CH3 कार्बन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या होगा आपके पास ब्रोमीन हो सकता है, या आपके पास क्या हो सकता है CH3 कार्बन, CH3 और यहाँ भी CH3 और यहाँ पे आयोडीन। तो आपके पास यहाँ पे कौन से ग्रुप्स वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और क्या फ्लोरीन, ये वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे जो I नेगेटिव है दैट इज बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू Br नेगेटिव, और Br नेगेटिव जो है बेटर है एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव, मतलब इजिली Cl नेगेटिव बनाता है और स्टेबल भी है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आप बोल सकते हैं, और ये F नेगेटिव भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड इजिली इस केस में सबसे इजिली टूटेगा, पहला इस केस में, फिर उसके बाद दूसरा इस केस में टूटेगा, फिर उसके बाद इसमें, और उसके बाद लास्ट में इसमें। रीजन क्या है, एक्चुअल में बेसिकली आयोडीन जो है उसकी नेगेटिव चार्ज जो है पोलराइजेबिलिटी होती है, उसका लार्जर सरफेस एरिया होता है, वो अपने लार्जर सरफेस एरिया पे नेगेटिव चार्ज इजिली बियर कर सकता है। अगर बियर कर सकता है तो इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज को इजिली होल्ड कर सकता है, तो I नेगेटिव जो है स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। लेकिन F नेगेटिव की बात करूं तो स्मॉलर साइज और ग्रेटर नेगेटिव चार्ज, तो मतलब ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन इसकी होगी, तो इसलिए ये बनेगा नहीं इजिली। तो जो चीज इजिली नहीं बनती है वो आपके पास रेट को स्लो करती है, ठीक है। तो इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो फॉर्मेशन किसमें, इस केस में जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन जो है वो आपके पास स्लो होगा, और इस केस में जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है वो फास्टर होगा। इसलिए अब आपके पास यहाँ पे जो आपके पास I नेगेटिव है उसके केस में, मतलब आयोडीन जो होगा, आयोडीन जहां पे होगा कार्बन के साथ, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो अब लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। लास्ट पॉइंट में इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट बहुत सिंपल है, क्या कि एक्चुअल में जो सॉल्वेंट है अगर वो पोलर है तो वो क्या कर सकता है, वो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टर कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो देख लेंगे। बेसिकली हमारे पास जो अगर देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो ये है, CH3 कार्बन, CH3 और यहाँ पे क्या है, ये Br है। फाइनली जो आपका स्लो स्टेप है उसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या है, CH3 कार्बन है और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ भी क्या है CH3, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, प्लस क्या है Br नेगेटिव। तो बेसिकली ये जो स्टेट बन रही है, इंटरमीडिएट बन रहा है, ये आपके पास क्या है आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, आयनिक फॉर्म में है, मींस टू से आपके पास आयन बन गए हैं। तो आयन बने हैं तो इसकी स्टेबलाइजेशन जो है वो ज्यादा इजिली कर सकता है क्या सॉल्वेंट। अगर इसकी स्टेबलाइजेशन जो है वो सॉल्वेंट क्या कर रहा है, स्टेबलाइजेशन को इंक्रीज कर रहा है, सॉल्वेंट इज इंक्रीजिंग द स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, तो इसीलिए अब आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपके पास इंटरमीडिएट की स्टेबलाइजेशन जो है बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब आपके पास मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ऑफ SN1 रिएक्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट पे, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट पे। तो ये इतना काफी है अभी के लिए आपके पास। तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट बिलो द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।